वी आर गोइंग टू डू द लीवर बायोप्सी प्रोसीजर। तो लीवर बायोप्सी में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके लिए लीवर बायोप्सी चाहिए। अगर हमारे पास कोई स्टोरेज डिसऑर्डर है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, इसके अलावा जो कुछ हमारे पास कैंसरस कंडीशंस होती हैं बच्चों के अंदर, बिलियरी एट्रीजिया के अंदर, ठीक है, इस तरह की जितनी भी कॉजेज होती हैं उनके अंदर हम लोगों को लीवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब लीवर बायोप्सी के लिए जो हमारे पास प्री रिक्विजिट हैं वो ये है कि एक तो ये आपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली हुई हो, ठीक है, प्री ऑप जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास प्रिपेयर हूँ, पीटी, APTT, INR, ठीक है, इसके अलावा जो है वो बाकी सारी चीज़ें आपने की भी हो, CBC आपने कराया हो, कोई इन्फेक्शियस एलिमेंट ना हो, पेशेंट बिल्कुल ट्रीटेड हो, इफ़ पेशेंट इज़ ऑन जो है वो एंटी कोएगुलेंट थेरेपी है, हेपरिन वगैरह है, एस्प्रीन है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग स्टॉप करा देंगे। जैसे एस्प्रीन, हेपरिन जो होता है वो 3 डेज़ पहले स्टॉप करा देते हैं, एस्प्रीन जो होता है वो 7 डेज़ पहले स्टॉप करा देते हैं। तो ये सारे प्री रिक्विजिट, कोई कोएगुलेशन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, LFTs बच्चे के नॉर्मल होने चाहिए, इस तरह का कोई ब्लीडिंग डायस्टिसिस, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बच्चा बिल्कुल एक्टिव एंड अलर्ट है, वाइटली स्टेबल है। इफ़ द पेशेंट, ये सारी प्री रिक्विजिट पूरी हो गई हैं, ठीक है, तो आपने पेशेंट को OT में शिफ्ट किया। फिर उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट जो थिंग आपने करनी है वो ये करनी है कि पेशेंट को आपने एक्सपोज किया, ठीक है, उसके बाद आपने इसकी एडिक्वेट पोजीशन बनवानी है। पोजीशन क्या होती है कि बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट सुपाइन लेटा हुआ और उसकी जो राइट आर्म है इट शुड बी अबव द लेवल ऑफ द हेड, और ये जो है मतलब एरिया आपके पास एक्सपोज हो जाए। फिर आपने क्या करना है, एरिया ऑफ मैक्सिमम डलनेस फाइंड आउट करना है, जो कि नॉर्मली होता है 7 से 8 इंटरकॉस्टल स्पेस में, जो कि ज़ीफी स्टर्नम से तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंटरकॉस्टल स्पेस बिलो द ज़ीफी स्टर्नम होता है। वहाँ पे आपने एरिया ऑफ मैक्सिमम डलनेस लोकेट किया। इसके बाद अलोंग द मिड क्लेविकुलर लाइन उसको आपने मार्क कर लिया, मार्क विद शार्प पेन या जो भी है उसने आप उसके साथ मार्क करना है। फिर आपने क्या करना है कि एक तरफ तो आपने IV हाइड्रेशन पेशेंट को दी हुई है, ठीक है, ताकि वो सेडेट हो जाए। दूसरी तरफ आपने ये करना होता है, छोटे बच्चों में क्योंकि वो क्राई कर रहे होते हैं उनमें आप ज़्यादा कमांड्स नहीं देते थे, तो यू हैव टू डू, जब बच्चा क्राई कर रहा होता है तो उसी टाइम आप वो कर लो। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं जो हमारी कमांड फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप क्या करते हो, लोकेट करने के बाद पहले बच्चे को बोलते हो कि इंस्पायर करें और फिर एक्सपायरेशन पे आप ना उसकी बायोप्सी लेते हो, ठीक है। तो फिर आपने क्या क्या होता है, एरिया को आपने मार्क किया, लोकेट किया, उसको क्लीन किया, सबसे पहले पायोडीन के साथ क्लीन किया और सेंट्रल टू पेरिफेरल करनी है ताकि वो स्टेरिलाइजेशन उसकी मेंटेन रहे। इसके बाद आपने अल्कोहल स्वैब के साथ उसको किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक लोकल ब्लड बनाना है, लोकल एनेस्थीसिया का, जो कि लिग्नोकेन से आपने बनाना है। उसका तरीका ये होता है कि आप जो है वो आप जो है वो उसको स्ट्रिंज को डालते हैं, ठीक है, लिग्नोकेन की 5 cc वाली स्ट्रिंज, और उसी को मूव कराते हो यहाँ तक कि आपके पास स्किन का ब्लब बन जाए। फिर उसके बाद जो है वो आपने क्या करना होता है कि एरिया को एनेस्थेटाइज करने के बाद आपने मोनोप्टी गन, दिस इज मोनोप्टी गन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ guns that can be used for the liver biopsy. One is monoptic gun, another one is spring gun, और तीसरी जो होती है हमारे पास ट्रू कट वाली होती है, ठीक है। ये जो है मोनोप्टिक गन होती है जिसमें ये इसका रोटेटर है, ठीक है, ये इसकी जो है मेन आप कह सकते हो नीडल है, और ये रोटेटर है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये गन है, ठीक है, एक ही उसकी जो है वो नीडल है, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट सेंटीमीटर मार्क्स होते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये पीछे रोटेटर होता है और ये आपके पास गन फायर वाला होता है, ठीक है। तो रोटेटर ये होता है कि आपने मिसाल के तौर पर, अब क्योंकि लीवर जो बायोप्सी होती है उसमें आपने करना ये होता है कि 2 सेंटीमीटर आपने इंजेक्ट कराना होता है, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्किन का पीस होता है और 1 सेंटीमीटर आपने लीवर के ले जाना होता है। तो आप क्या करोगे कि इसको क्लॉकवाइज 1, तो ये फर्स्ट हो गया, 2, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना होगा कि आपने जो पेशेंट की लोकेशन थी इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर रख के पेशेंट की जो वो स्किन वाला एरिया था उसको स्टेबलाइज करना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने स्टेबलाइज किया, दूसरा बंदा आपको हेल्प आउट करेगा, उसको स्टेबलाइजेशन करेगा, बिल्कुल उसको फिक्स करने, कोई स्किन क्रीज ना हो। इसके बाद आपने परपेंडिकुलर रख के उसको जब 2 सेंटीमीटर तक चला जाए, 1 सेंटीमीटर तो स्किन होगी ना, और 1 सेंटीमीटर आपके पास हो गया लीवर के अंदर, फिर आपने क्या करना है, अंदर जाके इसको फायर करना है, ठीक है। फायर करने के बाद आपने फ़ौरन से उसको निकालना है, एंड यू हैव टू अप्लाई द प्रेशर बैंडेज एट द एरिया जहाँ पे आपने किया। अब आपने बाहर निकाल के 2 आपके पास बॉटल्स होती हैं, एक नॉर्मल सलाइन की होती है और दूसरी फॉर्मालिन की होती है। तो आप क्या करते हो कि बाहर निकालने के बाद आप उसको फॉर्मालिन वाली बॉटल में डाल के 2 दफ़ा, एक दफ़ा ऐसे रोटेट किया, फिर दोबारा दूसरी दफ़ा ऐसे रोटेट किया, ठीक है। और फिर इसका मतलब ये है कि आप उसको रिवॉल्विंग पोजीशन में लेके आ रहे हो, वो ऊपर की तरफ आएगा। फिर उसके बाद दोबारा से आपने फायर कर देना है, तो आपके पास एक चंक ऑफ जो है वो टिश्यू आ जाएगा। एंड नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाइड, क्योंकि जो लीवर होता है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखोगे कि आउटर वो लेयर होगी, फिर इनर लेयर होगी, दरमियान में फैटी टिश्यू भी आ रहा होता है। तो अक्सर ये होता है कि अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर तक, आइडली 2 सेंटीमीटर तक लेके जाते हैं, 2 सेंटीमीटर तक लेके जाएंगे तो आपके पास 6 to 8 पोर्टल सिस्टम जो है वो आते हैं हिस्टोलॉजी में,
अगर 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक अगर आप इंजेक्ट करते हो ना, तो उसकी वजह से आपके पास पोर्टल जो सिस्टम आते हैं, तो पोर्टल जो ट्राइड्स आते हैं, वो तकरीबन 6 to 8 पोर्टल ट्राइड्स मिलते हैं। हाँ, 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और कुछ बुक में लिखा हुआ है कि 1.5 तक भी आप लेके जाते हो। तो अब इसमें फिर ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि आपका सैम्पल जो है वो एडिक्वेट है, या आपका सैम्पल जो है वो या आप कह सकते हो कि टिश्यू ही है, कोई और तो नहीं है। तो उसका ये तरीका होता है कि आपने फॉर्मलिन में और उसमें डालना होता है। जब आपने फायर करके डाला और फॉर्मलिन में वो सिंक आउट कर गया है, तो इट मीन्स कि वो चंक ऑफ टिश्यू ही है, ठीक है। अदरवाइज वो फैट होगी, आपने सैंपल ठीक नहीं लिया, ठीक है। तो फिर आपने उसको लेबल करना होगा, एंड आफ्टर लेबलिंग, ठीक है, आप लोगों ने उसको जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी में वो कर देना है। पेशेंट की अब जो पोस्ट ऑप केयर है वो ये है कि आपने पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लेटाना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने ड्यूरिंग द प्रोसीजर पल्स ऑक्स, ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं। आफ्टर आपने उसका बीपी लेना होता है, ठीक है। इसके अलावा यू हैव टू कीप द पेशेंट एनपीओ फॉर 2 आवर्स, और उसमें वाइटल मॉनिटरिंग करेंगे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है, इसके साथ साथ आपने फीवर को मॉनिटर करना है, बीपी को मॉनिटर करना है, पल्स ऑक्स वो आपने लाजमी, ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करनी है। और बाज़ वक़्त ये होता है कि लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टेंडरनेस बन जाता है, या आप कह रहे हैं, उसको भी देखना होता है। उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी करा सकते हो। कॉम्प्लिकेशन, हाँ, इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया ना कि इन्फेक्शन, हीमाटोमा, ठीक है, ठीक है, पेन हो सकता है, सबसे बड़ी बात पेन हो सकता है, हीमाटोमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग एट द साइट हो सकती है, ठीक है। बाजू का फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो सकती है, वो अगर आप उसकी पोजीशन ज़्यादा ऊपर ले गए हो या इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। न्यूमोथोरेक्स भी हो सकता है, मतलब ये कि अगर आप जो है क्या, हाँ वो तो ठीक, वो तो हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने डायरेक्शन उसकी परपेंडिकुलर नहीं रखी हुई और डायरेक्ट उसमें नहीं लेके जा रहे, एग्जैक्ट प्लेस पे नहीं रखा, ऊपर आपने इंजेक्ट करा दिया, ठीक है, तो यू कैन सफर फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। और फिर जो है वो